हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने एक समझौते की घोषणा करी है। तो आज की इस वीडियो का हमारा चर्चा का विषय है COP28 के परिदृश्य में अमेरिका चीन जलवायु समझौते के निहितार्थ, दैट मीन्स implications of the US-China climate deal in the context of COP28। हेलो एवरीवन, रेस आइस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है, समझौते का कारण क्या है। इसके साथ हम जानेंगे कि पोल्यूशन की क्या स्थिति है। इसके अलावा इस समझौते की आलोचना क्यों की जा रही है, और साथ ही साथ हम जानेंगे COP28 और उसके उद्देश्य के बारे में। और लास्टली हम चर्चा करेंगे COP28 में भारत के रणनीतिक प्रस्ताव के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की, सो मेक श्योर कि आप सभी वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। ये समझौता क्लीन एनर्जी में तेजी से वृद्धि करने, फॉसिल फ्यूल्स को विस्थापित करने और पृथ्वी ग्रह को गर्म करने वाले एमिशंस को कम करने से संबंधित है। यह समझौता दोनों देशों के मध्य एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर के देश क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मेजबानी में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले COP28 में अपना कॉमन विजन प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस समझौते के कारण के बारे में। डॉक्टर सुल्तान अल ज़ुबैर की लीडरशिप के कारण इस सम्मेलन में चीन और अमेरिका ने अपना अलग से बायलैटरल एग्रीमेंट किया है, क्योंकि डॉक्टर सुल्तान अल ज़ुबैर जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के प्रमुख कारणों में जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग रहा है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस समझौते पर। इस समझौते के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक कोयला, तेल और गैस उत्पादन के रिप्लेसमेंट में तेजी लाकर नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। चीन ने इस समझौते के माध्यम से 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकतम एमिशंस और 2060 तक कार्बन तटस्थ यानी न्यूट्रल बनने का वादा किया है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं के अपने अगले सेट में वे सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य निर्धारित करेंगे, न केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य प्लैनेट वार्मिंग गैसें भी। चीन मीथेन में कटौती करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है, जो पेरिस समझौते 2015 के दौरान उसके पहले के वादों में एब्सेंट था। दोनों देशों का अनुमान है कि वे इस दशक में सार्थक पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन में कमी यानी कि मीनिंगफुल एब्सोल्यूट एनर्जी सेक्टर एमिशंस रिडक्शन हासिल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं प्रदूषण की स्थिति पर। द यूनाइटेड स्टेट्स हिस्टोरिकली दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण फैलाने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, और चीन वर्तमान में कुल मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक यानी कि कार्बन एमिटर है। इसके अलावा चीन दुनिया का सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों देश विश्व की ग्रीन हाउस गैसों का 38% हिस्सा एमिट करते हैं। जहां एक तरफ इस समझौते को अपनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस समझौते की आलोचना भी हो रही है। चलिए एक नजर डालते हैं कि क्यों। तो E3G से संबंधित जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते में चीन द्वारा कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने, नए कोयला संयंत्रों यानी कोल प्लांट्स के लिए परमिट जारी करने और उनके निर्माण को रोकने की घोषणा नहीं की, और न ही कोई ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित संख्यात्मक आंकड़े जारी किए हैं। इसलिए यह समझौता दुनिया के सामने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। इस समझौते में उत्सर्जन कटौती को लेकर किसी प्रकार के परिवर्तन तंत्र यानी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म का कोई उल्लेख नहीं है। यह अमेरिका और चीन के बीच एक दुर्लभ समझौता है जो भू राजनीति, व्यापार और जलवायु परिवर्तन यानी कि जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस को लेकर अन्य देशों के बीच मतभेद उत्पन्न कर सकता है।
E3G की जैसे हमने बात करी, तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या। 2004 में लंदन में स्थापित E3G ग्लोबल पर्सपेक्टिव वाला एक स्वतंत्र जलवायु परिवर्तन थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक का मुख्य लक्ष्य जलवायु राजनीति, अर्थशास्त्र और नीतियों को कार्य रूप में परिणित करना है। अब समय है जानने का COP28 के बारे में। COP28 का आयोजन वर्ष 2023 में संयुक्त अरब अमीरात मेजबानी में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य कमजोर समुदायों को इमीडिएट जलवायु प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए हानि और क्षति वित्त सुविधा का विवरण देना है। वित्त पर एक वैश्विक लक्ष्य की ओर बढ़ना जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों के प्रयासों को वित्त पोषित करने में मदद करेगा। ऊर्जा और उचित संक्रमण दोनों को तेज करना, बड़े पैमाने पर उत्सर्जन अंतर को कम करना, पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। चलिए अब अंत में हम नजर डालते हैं कि COP28 में भारत के रणनीतिक प्रस्ताव आखिर है क्या। पीएम मोदी ने COP28 शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया है और कुछ प्रपोजल्स रखे हैं, जिनमें शामिल है 2028 में भारत में COP के 33वें एडिशन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि भारत ने पहली बार COP की मेजबानी वर्ष 2002 में नई दिल्ली में की थी। भारत ने विकसित देशों से 2050 से पहले कार्बन एमिशन को समाप्त करने का आग्रह किया है। ग्रीन क्रेडिट पहल, पीएम मोदी द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल को शुरू करने की घोषणा की गई है। यह पहल कार्बन सिंक बनाने का एक गैर व्यावसायिक प्रयास है जो भविष्य वनीकरण को बढ़ावा देगी। मोदी कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के दोहन की आलोचना करते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया खासकर ग्लोबल साउथ पर पड़ रहा है। इस पहल का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। वैश्विक ग्रीन क्रेडिट योजना प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवंत करने के लिए बंजर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक ऋण मदद करेगी। भारत ने COP26 से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है, जिसमें उत्सर्जन तीव्रता में कटौती और 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करना शामिल है। भारत ने $500 मिलियन से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ हानि और क्षति कोष के लिए COP28 की मंजूरी को प्रोत्साहित किया है। UAE के $30 बिलियन के जलवायु निवेश कोष की सराहना करते हुए जलवायु वित्त पर एक नए लक्ष्य को अंतिम रूप देने का आह्वान भी किया गया है। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।